साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में पिछले क्लास में हरित क्रांति की आवश्यकता, हरित क्रांति का स्वरूप, कैसे शुरू हुआ विश्व स्तर पर और भारत में कैसे शुरू हुआ, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि खाद्यान्न में उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से अपनी जनसंख्या के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने पुराने जो पद्धति थी परंपरागत, उस पद्धति को छोड़ करके एक नए पद्धति, एक आधुनिक नई तकनीक पर काम करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति को लाने का कार्य शुरू किया गया, जिसमें विश्व स्तर पर अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग का सबसे बड़ा योगदान दिखाई पड़ता है। हमने कहा कि 66-67 में नॉर्मन ई बोरलॉग ने एक नया तकनीक दिया कि हम पौधे के साइज को छोटा कर दें, बौनाकार का अगर पौधा डेवलप करें तो जो एनर्जी, जो पोषक तत्व उसके लंबाई को बढ़ाने में खर्च होता है, वही पोषक तत्व उसकी उत्पादकता को बढ़ा देंगे। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ नॉर्मन ई बोरलॉग ने एक नए तरह के नस्ल फसलों का विकसित किया और उसको लगा करके विश्व स्तर पर प्रोडक्शन को काफी इंप्रूव करने में एक अहम भूमिका निभाई। और इसी को ध्यान में रख करके 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। जो ध्यान रखना है कि चूंकि कृषि में दिया नहीं जाता है, कृषि सेक्टर में नोबेल पुरस्कार, तो इसी के चलते शांति के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। चूंकि कृषि से उत्पादन बढ़ा करके लोगों के जो आवश्यकताएं उसको पूरा करके विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई जा सकती थी। इस दृष्टिकोण से नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति के लिए याद किया गया और उनको कृषि के विश्व पितामह के रूप में आज भी हम लोग याद करते हैं। तो ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनक थे, वो हमने कहा था कि उसको ध्यान रखना है नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्होंने आकर के दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हीं को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। सिंपल जनक अगर कहेगा तो इसी को याद रखें। और हमने कहा कि इसका जो मुख्य आधार था वो एक नई किस्म की फसल थी। नई किस्म को हम लोग वैरायटी कह सकते हैं, नई किस्म की फसल, जिसको नॉर्मली एक आम भाषा में कहें तो बौना फसल कहा जाता है। तो ये बौना फसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसको नॉर्मली अंग्रेजी में या साइंटिफिक भाषा में ड्वार्फ वैरायटी कहा जाता है। तो ड्वार्फ वैरायटी के द्वारा नॉर्मन ई बोरलॉग ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि पौधे के आकार को छोटा कर दें, उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसी को ध्यान में रख करके गेहूं का एक बौना किस्म तैयार किया नॉर्मन ई बोरलॉग ने और लगाया 66-67 में। और जब विश्व स्तर पर यह काम एक अपने सफलता की तरफ बढ़ रहा था, तो इससे प्रभावित होकर दुनिया में हर विकासशील देश इसको अपनाने लगे। और इसी क्रम में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखना है कि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, वो भारत में हरित क्रांति को देखने जा रहे हैं। तो भारत में हरित क्रांति कैसे हुई और क्या क्या चीजें की गई, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग को हरित क्रांति को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो जो विश्व स्तर पर हुआ या इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसको हमने पिछले क्लास में हरित क्रांति के जो बेसिक क्लास था उसमें हमने समझा दिया था। अब हम लोग मुख्य फोकस करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ और क्या क्या इसमें किया गया, किस रूप में ये भारत के कृषि को बदला और किस रूप में इसने नकारात्मक प्रभाव को डाला। जो ध्यान रखना, हम कहे हैं बार बार कि ऑब्जेक्टिव में तो ये सब नाम वगैरह पूछेगा पीटी लेवल में, लेकिन मेंस में जब बीपीएससी वगैरह का मेंस देंगे तो आपको एक फुल क्वेश्चन ग्रीन रिवॉल्यूशन पर पूछा जाएगा और उसमें सब चीजें आपको एक तरह से संकलित करके प्रदर्शित करना होता है, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन पूरा तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय हरित क्रांति के बारे में। तो पहले तो ध्यान रखना है कि भारतीय हरित क्रांति का जनक याद रखना है कि जनक जो है भारतीय हरित क्रांति के, ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन।
तो ध्यान रखना है MS स्वामीनाथन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका नाम बार बार आएगा हर जगह पे एग्जाम में, और जब पढ़ेंगे तो भारत के आर्थिक और कृषि के विकास में इनका नाम बहुत जगह पर लिया जाता और इसलिए बार बार एग्जाम में पूछता। तो एक चीज ध्यान रखना है कि 66-67 में नॉर्मन ई बोरलॉग ने काम किया था, और इन्हीं से हमने कहा कि विश्व स्तर के सभी विकासशील देश प्रभावित होकर के अपने अपने जगहों पर काम करना शुरू किया। तो जनक के रूप में इनको याद करते, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इन्होंने इनके काम के बाद भारत में जो हमने कहा पिछले क्लास में कि 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से असफल हो गई और परिणाम स्वरूप सरकार को एक हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी, और वो हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में लाया गया। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने ही लीड किया देश स्तर पर, और जब लीड किया तो इतना ज्यादा बदलाव हुआ कृषि में कि उस शीघ्रता से और कम समय में होने वाले बदलाव को ही लोगों ने नाम दे दिया क्या, हरित क्रांति। और ध्यान रखना है कि ये जो जनक MS स्वामीनाथन ने कार्य किया, ये समय अगर ध्यान दें तो समय जो है ये 1967-68 माना जाता है, मतलब ये 60 के दशक में। तो 60 का दशक चल रहा था और इसी समय भारत बहुत गंभीर खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था, और परिणाम स्वरूप नॉर्मन ई बोरलॉग के कार्य को आगे बढ़ाया डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, और इनके नेतृत्व में भारत में 67-68 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। तो सब कुछ वही था, जो काम नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था वही MS स्वामीनाथन ने किया। और यहां पर एक ध्यान रखना है कि यहां एक इंपॉर्टेंट कार्य किया गया कि जो बौना किस्म था इसी को डेवलप करके भारत में चीजों को शुरू किया गया। और ध्यान रखना कि जो शुरू हुआ उसमें मुख्य रूप से जो जोर था वो रबी फसल पर था, तो रबी फसल पर ज्यादा जोर दिया गया था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रबी फसल के साथ साथ और भी किस्म डेवलप किए गए थे जिसमें खरीफ फसल भी शामिल था। तो ध्यान देना है कि 67-68 में जो काम हुआ उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट रबी फसल पर पड़ा। और कैसे पड़ा, तो ये MS स्वामीनाथन के कार्य से होता क्या है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो भारत में एक कृषि पर कार्य करने वाला अग्रणी यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में एक प्रयोग किया गया MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, और एक प्रयोग जो हुआ वो इस बौना किस्म के, मतलब एक बौना किस्म का गेहूं मंगवाया गया, बौना किस्म का गेहूं, और इसको मंगा करके पंजाब के एक गेहूं से मिक्सअप करा दिया, और पंजाब के एक पारंपरिक गेहूं से मिक्सअप करा करके एक नया वैरायटी तैयार किया गया। और जो वैरायटी तैयार हुआ, ये ध्यान रखना कि ये वैरायटी जो था ये मैक्सिको से लाया गया था, और यहां पर इसको अपने भारतीय फसल से मिक्सअप करा करके एक ड्वार्फ वैरायटी का गेहूं का उत्पादन शुरू किया गया। और इस प्रकार से जो बीज डेवलप हुआ उसको लगाया गया पहली बार पंतनगर विश्वविद्यालय में। और जब इसका प्रोडक्शन बहुत अप्रत्याशित था, लोगों की उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा बदलाव होगा, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिला दोनों मामले में, एक तो कि प्रति हेक्टेयर में भी काफी वृद्धि हुई, कि प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन था उसमें वृद्धि हो गया, और साथ ही कुल उत्पादन में भी वृद्धि हो गया। और यही जो उत्पादन में वृद्धि हुआ दोनों सेक्टर में, प्रति हेक्टेयर यूनिट के तौर पर और कुल प्रोडक्शन जब देखा गया, तो पुराने समय से काफी ग्रोथ दिखाई पड़ा, और इस वृद्धि के कारण इसका नाम दिया गया हरित क्रांति। और यहीं से शुरुआत हो गई भारत में हरित क्रांति की। तो 67-68 में इस बौने किस्म को लगा करके भारत में शुरू किया गया। अब जो शुरू हुआ तो ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट को, कि जो कार्य किया गया था वो कार्य पर ध्यान रखेंगे कि कार्य क्या किया गया। तो कार्य जो किया गया इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में, उस पर नजर डालें तो सबसे पहला कार्य यही था कि हम जो फसल लगा रहे हैं वो फसल उन्नत बीज के द्वारा लगाएं।
तो ध्यान रखना कि पहला काम यही था सबसे इंपॉर्टेंट, उन्नत बीज का प्रयोग। तो उन्नत बीज जिसको हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं, ज्यादा अधिक उत्पादन देने वाला एक अलग तरह का फसल का बीज तैयार करना जो ये किया गया था, बौना किस्म और पंजाब के गेहूं को मिलाकर के बनाया, तो एक नया हाई यील्डिंग वैरायटी का एक डेवलपमेंट हुआ। और इस रूप में ये उन्नत बीज का प्रयोग किया गया सबसे पहले, कि जो हम परंपरागत या ट्रेडिशनल कृषि कर रहे हैं, जिसमें किसान करते क्या हैं कि फसल उगाते हैं, उसी में से कुछ अच्छे क्वालिटी के बीज को स्टोर कर लेते हैं अगले वर्ष के लिए। तो वो परंपरागत है और ट्रेडिशनल, उसके जीन में प्रोडक्शन की क्षमता उतनी नहीं है, और इसीलिए ये डीएनए को चेंज करने के लिए एक हाइब्रिड संकर बीज निर्माण किया गया। ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या किया गया, तो संकर बीज का डेवलपमेंट किया गया, जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं। तो हाइब्रिड, या ये भी नहीं कहें कि हाई यील्डिंग वैरायटी, तो हाइब्रिड सीड ही सबसे बेस में था इस ग्रीन रिवोल्यूशन के, और इसी की वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़ा। आज जितना भी हम फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सब्जी हो चाहे कृषि कार्य में हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिड सीड का ही योगदान है। चाहे गेहूं लगा रहे हो, धान लगा रहे हो, सब्जी लगा रहे हो, फ्रूट्स लगा रहे हो, सब में हाइब्रिड सीड मिलता है। और हाइब्रिड सीड जब लगाते हैं तो प्रोडक्शन काफी तेजी से मिलता है। तो दो तरह के गुणों को मिला देना संकर कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इस रूप में यहां पर उन्नत बीज का मतलब हाइब्रिड सीड या अतिरिक्त उत्पादन वाले बीज के लगाने का एक नया प्रोविजन लगाया गया, कि किसानों को समझाया जाए कि वो परंपरागत कृषि को छोड़ करके, अपने बीज को छोड़कर वो संकर बीज का इस्तेमाल करें, पहला। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस किया गया वो था रासायनिक उर्वरक का खास करके प्रयोग। तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग पर बल दिया गया। ये ध्यान रखना कि पहला उन्नत बीज लाया गया ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए, और दूसरा कि केमिकल फर्टिलाइजर का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, जो पहले किसान नहीं करते थे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर था भी नहीं भारत में, इंडस्ट्रियलाइजेशन या खाद के कारखाने नहीं थे। तो यहां पर जो कृषि कार्य होता था वो जैविक खादों से होता था। घरों में गाय बकरी भेड़ पालन करते थे, और उसी के गोबर मल मूत्र को सड़ा करके खेतों में डाल करके उर्वरक का काम या कंपोस्ट या खाद का काम किया जाता था। लेकिन उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से फसलों में उत्पादन नहीं मिलता था। तो यहां पर एक नया ट्रेंड आया कि हम जो पौधे को चाहिए, जैसे पौधे को नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, पोटाश चाहिए होता है, एनपीके, और ये जो चाहिए होता है इसका हम निर्माण करें केमिकल के रूप में, तो और इसको छिड़के खेतों में, तो ये काफी प्रोडक्शन दे सकता है। ध्यान रखना है कि जब ये हरित क्रांति आई थी उसके पहले खेतों में प्रति हेक्टेयर 2 से 3 केजी उर्वरक का प्रयोग होता था, 2 से 3 केजी। लेकिन बाद में ये 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर, जबकि आज जो हो रहा है लगभग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग हो रहा है, और इसी की वजह से हम उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, रासायनिक उर्वरक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। पहला उन्नत बीज, बीपीएससी में पूछेगा तो ऑप्शन देगा सब, और सब को ध्यान रखना होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम किया गया कि सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, मतलब कि जो खेतों में पानी नहीं मिलता उसको कैसे पानी पहुंचाया जाए, इस पर सरकार काम करे। चाहे नहर बनाए, नलकूप बनाए, कुएं खुदवाए, जैसे भी करे, तालाब खुदवा ले, जो भी काम करना है करें, लेकिन हम असिंचित भूमि को सिंचित भूमि के रूप में तब्दील करें, तभी जाकर के हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि धीरे धीरे इसमें तेजी आया, और आज लगभग भारत में 50% खेतों में पानी पहुंचाया जा चुका है। कुछ राज्य तो 100% सिंचाई की व्यवस्था कर लिया। जो राज्य 100% सिंचाई की व्यवस्था किया उसका उत्पादन कृषि के मामले में सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे पहले पायदान पर है। जैसे पंजाब में कृषि सिंचाई पर आधारित होती है, और इसलिए पंजाब आज देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर के मामले में, कुल उत्पादन के मामले में रबी फसलों में सबसे अग्रणी राज्य में शामिल है। तो ये सब सिंचाई की सुविधा के द्वारा। तो हरित क्रांति में एक तीसरा जो पॉइंट फोकस किया गया था कि हम सिंचाई की व्यवस्था करें, खेतों तक पानी पहुंचाने का कोई ना कोई साधन डेवलप करें। वो जैसे होगा, करना होगा सिंचाई का उपलब्ध, तभी हो पाए। इसके अलावा
चौथा जो काम किया गया वो आधुनिक नई मशीनों का प्रयोग। ये एक इंपॉर्टेंट बदलाव था ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान कि आधुनिक नई मशीनों का प्रयोग पर बल दिया गया। होता क्या था कि हमारे यहां जो कृषि चलती थी वो कृषि हल बैल से होता था और एक किसान परंपरागत तरीके से कृषि करता था। लेकिन यहां पर हरित क्रांति जो आया उसमें इस चीज को बदला गया कि हल बैल से काम नहीं चलेगा और किसानों को जो मैनुअल काम होता है उसमें या तो बहुत वक्त लगता है और प्रॉपर काम नहीं होता है। और इसके चलते आधुनिक नई मशीनों के प्रयोग पर बल दिया गया कि हल बैल के जगह ट्रैक्टर लाया जाए, पावर टिलर लाया जाए, हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाए, थ्रेशर लाया जाए, डीजल सेट, पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जाए, विद्युत मोटर लगा करके सिंचाई की सुविधा किया जाए। तो ये सब ला करके आधुनिक नई मशीनों का प्रयोग पर बल दिया गया और परिणाम स्वरूप बहुत तेजी से कृषि में बदलाव देखने को मिला। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा मृदा के गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया कि जो मृदा होता है, सॉइल जो हम लोग पढ़े हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, किस मिट्टी में कौन सा फसल हो सकता है, इन सब को ध्यान में रख करके इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू हो गया भारत में और ये लगाया गया। तो ये सब जो काम हुआ वो कुछ विशेष फसलों के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गेहूं था, गेहूं के लिए लगाया गया, धान के लिए भी लगाया गया, धान के अलावा मक्का के लिए किया गया, इसके अलावा ज्वार और बाजरा, ये सब मुख्य फसल थे जिसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई। मतलब इन सभी फसलों का एक विशेष वैरायटी बना करके और ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा करके एम.एस. स्वामीनाथन ने देश में हरित क्रांति की शुरुआत कर दिया और परिणाम स्वरूप देश में उत्पादन, हमने कहा अभी कि प्रति हेक्टेयर का उत्पादन और कुल उत्पादन में भयंकर वृद्धि हुआ। इतना ज्यादा वृद्धि हुआ कि इसको नॉर्मल काम ना मान करके हमने नाम दे दिया क्रांतिकारी कदम के रूप में और हरित क्रांति का नामकरण किया गया इन सब कार्य को देखते हुए। तो ध्यान रखना है कि सारा काम दिखाई पड़ा और परिणाम स्वरूप भारत एक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। तो ये ध्यान रखना है कि जो हरित क्रांति लाया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा उसमें कौन कौन से काम किए गए। तो सभी काम जो किए गए थे इस पर नजर रखना है, जो आपको बीपीएससी में सभी ऑप्शन में रहेगा। तो उन्नत बीज का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की सुविधा, आधुनिक नई मशीनों का प्रयोग, सॉइल कंजर्वेशन की बात या मृदा के क्वालिटी की बात, ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट करके ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। अब जब शुरुआत हुआ तो इसका प्रभाव पड़ा और प्रभाव अभी हमने कहा कि प्रभाव क्या हुआ कि प्रति हेक्टेयर तथा कुल उत्पादन, ये दोनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और इस प्रकार भारत एक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश के रूप में स्थापित हो गया, जिसका सारा का सारा श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन ने काम किया किनके आधार पर? तो नॉर्मन ई बोरलॉग के कार्य के आधार पर, जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। अब यहां ध्यान रखना है, ये तो दिख रहा है इसका सकारात्मक पहलू की कैसे हुआ और क्या हमने अचीव किया, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू पर नजर डालें जो बीपीएससी में आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति के प्रभावों का आलोचनात्मक वर्णन करें, दे देगा क्वेश्चन फुल। तो यहां पर आपको सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव पर भी ध्यान डालना पड़ेगा। ये ध्यान देंगे तभी जाकर के हरित क्रांति की बातें पूरी होगी। क्योंकि ध्यान रखना है, सिक्के का दो पहलू होता। अगर कोई आपको ज्यादा लाभ दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे वो कुछ रूप में रिटर्न खोजेगा। जो काम करता है जैसा उसका दूसरा पहलू निगेटिव पहलू होता है। तो हर सिक्के का दो पहलू होता है। अगर ये एक साइड से सकारात्मक दिख रहा है तो निश्चित तौर पर इसका कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव होगा। एक दवा खाते हैं तो बुखार दवा लगता है, पैरासीटामोल खाते हैं तो दवा ठीक करता है बुखार को, लेकिन वही पैरासीटामोल हमारे किडनी को, लीवर को डैमेज भी करता है। तो बुखार है, ठीक करना तो खाना पड़ेगा, लेकिन खाने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। कैसे खाना है, भोजन के बाद खाना है, भूखे पेट नहीं खाना है, जितना जरूरत है जब बुखार लगे तभी खाना।
तो ये ही स्थिति सब जगह होती है और इसलिए सबको समझना है कि जिसका सकारात्मक पहलू है उसका निश्चित तौर पर नकारात्मक पहलू भी होता है। और आप जब भी पढ़ाई करें, कोई भी काम करें, तो नकारात्मक पहलू पर जरूर नजर डालें कि कहां से ये डैमेज कर सकता है, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो नकारात्मक प्रभाव जो पड़ा उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब ध्यान क्या देना है कि नकारात्मक पहलू मतलब जो उत्पादन बढ़ाना था वो तो बढ़ गया, लेकिन इतना पर काम किया किसान वैज्ञानिकों ने, इतना चीजों पर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब पर काम किया, लेकिन इसमें सबसे अधिक फायदा जो हुआ वो गेहूं को हुआ। यह ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछेगा कि हरित क्रांति जो भारत में लाई गई थी 60 के दशक में, उसमें सबसे ज्यादा लाभ किस फसल को हुआ? गेहूं को हुआ। तो यह ध्यान रखना, मतलब गेहूं को अत्यधिक लाभ हो गया, अत्यधिक लाभ मिला, इसका उत्पादन बहुत बढ़ गया गेहूं का, लेकिन अन्य फसल पर ध्यान नहीं गया, अन्य फसल पीछे छूट गए। ये ध्यान रखना। और ये इसका एक नकारात्मक पहलू है कि जब फसल पर क्रांति लाई गई तो सभी फसलों को लाभ होना चाहिए था। धान का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए था, मक्का का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए था, ज्वार बाजरा भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेहूं पर प्रभाव दिखा, इन सब पर प्रभाव नहीं दिखा। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल धान है, भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल धान है। सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन धान का होता है और सबसे ज्यादा हम लोग धान खाते भी हैं। दाल भात चोखा बनता ही है सबके घर में, कुछ भी हो, मिले ना मिले, दाल भात चोखा तो मिल ही जाएगा। साउथ में तो पूरा चावल का ही सिस्टम है, इडली डोसा सब बनता है, चावल से बनता है। तो चावल का बहुत प्रभाव है और ये मुख्य फसल होते हुए भी इस क्रांति में इसको जगह नहीं मिलना, इसका लाभ नहीं पहुंचना, इस क्रांति का एक नकारात्मक पहलू माना जाता है। अब यहां ध्यान रखना है कि गेहूं क्या है, तो गेहूं रबी फसल हमने बताया है आपको। क्यों? क्योंकि ये जाड़े में लगता है। तो रबी फसल को लाभ हुआ, रबी फसल को क्या हुआ? लाभ हुआ, लेकिन खरीफ फसल पीछे छूट गए। तो खरीफ फसल को लाभ नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। तो एग्जाम में पूछ देगा ऐसे ही क्वेश्चन कि हरित क्रांति में रबी फसल पर प्रभाव पड़ा कि खरीफ पर पड़ा? तो रबी फसल पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि गेहूं पर प्रभाव पड़ा। गेहूं एक रबी फसल है, धान पीछे छूट गया, जबकि धान एक खरीफ फसल जो बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में लगाया जाता। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है करना पहले। तीसरा कि जब हरित क्रांति लाई गई तो हमने कहा यहां से शुरू हुआ पंतनगर विश्वविद्यालय से, और जब यहां प्रोडक्शन हुआ तो सब जगह लगाने की बात हुई। सरकार ने इस 67-68 में घोषणा कर दिया कि भारत में हरित क्रांति होगी और पूरे देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि में पूरा बदलाव किया जाए, और सब जगह लगाया गया। लेकिन ये गेहूं में फायदा हुआ और गेहूं का जो प्रोडक्शन बढ़ा, खासकर उत्तर भारत में ज्यादा दिखा। मतलब उत्तर भारत को अधिक लाभ हुआ। अधिक लाभ हुआ क्या मतलब? उत्तर भारत में जो कृषि कार्य हो रहा था वहां इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा। जैसे गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा पंजाब करता है, हरियाणा करता है, तो पंजाब में प्रोडक्शन खूब हुआ, हरियाणा में, यूपी में भी कुछ हुआ। लेकिन इधर जैसे जैसे बढ़े दक्षिण की तरफ तो इसका प्रभाव बिल्कुल घटने लगा, क्योंकि साउथ में धान या खरीफ फसल पर जोर होता है। तो ये ध्यान रखना, उत्तर भारत को अधिक लाभ हो गया, लेकिन दक्षिण भारत को ज्यादा लाभ नहीं मिल सका। तो ये एक दुष्प्रभाव है कि उत्तर भारत को तो फायदा हो रहा है, लेकिन हम पूरे भारत को डेवलप करना चाहते हैं तो सभी जगह पर इसका लाभ होना चाहिए। और इस प्रकार दक्षिण भारत इस क्रांति से प्रभावित नहीं हो पाया। तो एग्जाम में पूछे कि हरित क्रांति का प्रभाव भारत के किस क्षेत्रों में ज्यादा पड़ा, तो उत्तर भारत में पड़ा। किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। किस फसल पर पड़ा? तो रबी फसल पर पड़ा। तो इस प्रकार से एक पहलू दिख रहा है कि अच्छा है, दूसरा पहलू खराब दिख रहा है। तीसरा जो सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि हमने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तेजी से करना शुरू किया। रासायनिक उर्वरक, इसी पर जोर था, इसी से उत्पादन बढ़ाना था। खाद देंगे ज्यादा, उत्पादन ज्यादा मिलेगा। लेकिन रासायनिक उर्वरक उत्पादन तो बढ़ाया, उत्पादन क्या किया?
बढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे भूमि जो थी हमारी वो बंजर होने लगी। वो ऐसी होने लगी कि कुछ समय बाद उसमें उत्पादन ही धीरे धीरे गिरने लगा। शुरुआती दौर में उत्पादन तेजी से मिला और 10, 20, 25, 30 साल के बाद उत्पादन घटने लगा। हमने अभी कहा था कि शुरुआती में हम लोग लगभग 2 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर खाद देते थे, लेकिन आज दे रहे हैं 150 केजी प्रति हेक्टेयर। तो देख रहे हैं कितना का अंतर है। तो खाद क्या है? केमिकल, और केमिकल जब मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में स्टोर होता, और जब स्टोर होगा धीरे धीरे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। और इसके कारण इसने 2 चीज, एक तो मृदा प्रदूषण को बढ़ावा दिया कि सॉइल जो हो गया पॉल्यूटेड हो गया, प्रदूषण हो गया, यहां पर मृदा प्रदूषण बढ़ गया, और साथ ही इस उर्वरक ने श्वास संबंधित समस्याओं को क्रिएट किया। श्वास संबंधित बहुत सारी बीमारी आ गई। आज देखते होंगे कि कम उम्र में ही लोगों की किडनी फेलियर की शिकायत बहुत तेजी से मिल रही है। पहले क्या होता था कि बहुत 10 साल 20 साल में किन्हीं के बारे में सुना जाता था कि उनका किडनी फेल हो गया। आज क्या है, 30-35 की उम्र में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनका किडनी काम नहीं कर रहा। दूसरा कि आजकल ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं जिनका किडनी बचपन से ही खराब हो रहा, और उसका प्रभाव क्या है? तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट इससे पड़ रहा, रासायनिक उर्वरक से। क्योंकि रासायनिक उर्वरक में सबसे ज्यादा प्रयोग यूरिया का होता है, और यूरिया जब जाता है शरीर में भोजन के साथ, जैसे धान ले रहे हैं, गेहूं ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो यूरिया वो लिया है तो यूरिया तो उसमें है, और यूरिया बॉडी में ज्यादा जाएगा तो किडनी पर ज्यादा दबाव देगा। क्योंकि किडनी का काम क्या है? यूरिया को फिल्टर करना, और जितना काम ज्यादा लेंगे किडनी से, उसका क्षमता है दिन भर में 1.5 लीटर यूरिन बनाने की। 1.5 लीटर यूरिन किडनी बनाता है पर डे। हम लोग 1.5 लीटर यूरिन का त्याग करते हैं, मूत्र का। लेकिन अगर ज्यादा यूरिया डालेंगे तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करेगा तो बहुत कम उम्र में ही हमारा किडनी जो है वो काम करना बंद कर देगा। और यही वजह है कि किडनी फेलियर की शिकायत ज्यादा मिल रही है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं को क्रिएट कर दिया, और यही इस हरित क्रांति का नकारात्मक पहलू है। तो सकारात्मक पहलू भी ध्यान रखना कि क्या क्या हुआ, और ये निगेटिव पक्ष को भी ध्यान रखना कि क्या क्या इसने इंपैक्ट डाला देश के कृषि पर और देश के लोगों पर। तो ध्यान रखना है कि जो जो पॉइंट बताया गया ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाएगा जब पीटी में बैठेंगे, और जब मेंस में बैठेंगे तो यही सब चीज लिखना होगा। जैसे सकारात्मक पहलू लिखना होगा तो पॉइंट दे दे के आपको डिस्क्राइब करना होगा, और नकारात्मक पहलू लिखेंगे तो जो जो पॉइंट हमने बताया, गेहूं को फायदा हुआ, रबी फसल को फायदा हुआ, उत्तर भारत को फायदा हुआ, दक्षिण को नहीं हुआ, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ गई, तो सबको पॉइंट दे दे के डिस्क्राइब करना होगा, तब जाकर के ये मेंस का क्वेश्चन तैयार होगा। तो यहां तक आकर के ये हरित क्रांति की बातें आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो 1967 और 68 में एमएस स्वामीनाथन ने किया, उसका सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों आपने देखा, और इन्हीं सब चीजों का आपको ध्यान रखना। अब यहां के बाद जो देख रहे हैं, जो पहली बार देखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। शाम के क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें, सोए नहीं। 9:30 में बहुत लोग बोल रहे हैं लेट हो जाता है ऐसा, तो आप लोग एक ओपिनियन दे कि कौन सा टाइम क्वेश्चन आवर का सही होगा, उसके हिसाब से हम कुछ समय बाद, अभी नहीं, अभी जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। हो सकता है अगर सुटेबल नहीं हुआ तो टाइम हम लोग चेंज करेंगे क्वेश्चन आवर का, लेकिन क्वेश्चन आवर 9:30 PM में अच्छा है। आप आराम से सारा काम निपटा करके क्वेश्चन आवर कर सकते हैं, 20-25 मिनट का एक ऐसा क्वेश्चन आवर जो आपके एग्जाम में सभी विषय को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन, ताकत देगा, और आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन क्लास किए हैं वो या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सभी चीजों का एक समग्र रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो किया किन्होंने किया? एमएस स्वामीनाथन ने किया, और एमएस स्वामीनाथन ने जो किया था ये 1968 और 1967 और 68 में, और करने के बाद इनको भारतीय हरित क्रांति का जनक माना गया, और इन्होंने जो किया उन सभी कामों को 2 पुस्तक में संकलित कर दिया, ये ध्यान रखना। और 2 पुस्तक में संकलित किया, उस पुस्तक का नाम याद रखना। एक का नाम है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, ये ध्यान रखना, हंगर फ्री वर्ल्ड, ये ध्यान रखना।
तो पूछ देगा टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो कहेंगे एम एस स्वामीनाथन है। तो नाम ही से स्पष्ट लग रहा है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, हंगर मतलब भूख होता, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां भूखा कोई ना रहे। क्योंकि काम किया उत्पादन बढ़ाने का, तो इनको लगा कि उत्पादन बढ़ जाएगा तो सभी लोगों को भोजन मिल जाएगा, और भोजन मिल जाएगा तो दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा। तो अपने कार्य को इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया कि कैसे कैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया। दूसरा एक और पुस्तक लिखा, आशा की नई सदी। ये दोनों पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आशा की नई सदी और टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब ये काम हो रहा है कब, 60 के दशक में। पहुंच गए हम लोग 2020 में, अभी चल रहा है 2020, बहुत लंबा समय बीत गया। मतलब 70 ही मान ले तो 70 और 30 साल उधर, 20 साल इधर, 50 साल हो गया हरित क्रांति का। 50 साल पहले क्रांति हुआ और 50 साल में बहुत बदलाव हुआ, बहुत बदलाव। 1960 में क्या हुआ, तो हमने कहा था 1960 में भारत की जनसंख्या लगभग 52 करोड़ थी। 1960 में भारत की जनसंख्या 52 करोड़ थी। 1947 में जब आजादी मिली थी तो जनसंख्या 36 करोड़ थी भारत की। 2000 जब आया तो भारत की जनसंख्या 100 करोड़ पार कर चुकी थी। और आज हम लोग जब आ गए हैं 2020 में, तो अभी माना है कि भारत की जनसंख्या 136 करोड़ है। तो डाटा देख रहे हैं कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। 36 से 52, 52 से 100, 100 से 136 पहुंच गया, और बहुत जल्दी ये 150 करोड़ होने जा रहा है। ये ध्यान रखना। और जब होगा तो चीन को छोड़ करके पीछे पहला देश बन जाएगा विश्व का। ये ध्यान रखना है जनसंख्या के मामले में। तो किसी क्षेत्र में तरक्की तो नहीं किया हमने, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में अव्वल हो गए, और इतना जनसंख्या बढ़ाया कि आज भारत की सभी समस्याओं का मूल जड़ यही है, जनसंख्या। बीपीएससी मेंस में बैठेंगे तो समस्या पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछ देगा। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आप अपना सुझाव दें, या पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है इसका सुझाव दें। तो पहला पॉइंट दोनों में लिखना होता है। पहला पॉइंट लिखते हैं कि सबसे पहला तो समस्या क्यों है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। पहला पॉइंट हर क्वेश्चन में पूछ दे, शिक्षा में बदलाव नहीं होने, शिक्षा खराब स्तर पर है क्यों, तो पहला पॉइंट कुछ नहीं आ रहा तो लिख देंगे जनसंख्या में वृद्धि। और कंट्रोल कैसे होगा, तो लिखेंगे जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। कुछ ना पता लगे, आप ये पॉइंट शुरुआत कर सकते हैं लिखने के लिए। क्योंकि भोजन, प्रदूषण, जो भी सुविधाएं, आज मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत हो रही है। कोविड-19 में कहते हैं बेड नहीं मिलता है, लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ने इतना बढ़ा लिया कि इतने लोगों के लिए सारी सुविधाएं देना देश के लिए, किसी सरकार के लिए एक चुनौती है। और ये जब इतना डाटा देख रहे हैं तो इस डाटा पर नजर डालेंगे, तो यहां पर आकर के जो 67 और 68 में क्रांति हुआ, वो क्रांति अब पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं मतलब अब एक नई क्रांति की जरूरत पड़ रही है, नई क्रांति। ये ध्यान रखना। तो ये क्रांति 50 साल पहले करके हम सोचते हैं कि इसी से मेरा काम चल जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब हमको एक न्यू रिवॉल्यूशन पर काम करने की जरूरत है। और यही बात कहा हमारे पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है भारत का। मिसाइल के विकास में बहुत काम किया एपीजे अब्दुल कलाम। बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, और एक बहुत ही अच्छे विद्वान, वैज्ञानिक, एक अच्छे राजनेता और एक अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति। देश के हित के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए या देश की जरूरतों के लिए, सब जो हमने डाटा दिया कि इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है, तो उसके लिए अब सरकार को एक नई क्रांति लानी पड़ेगी। पहले से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार नहीं सोचती है तो आने वाले समय में देश के साथ इतनी बड़ी समस्या होगी जिसको सुलझाना सरकार के बस में नहीं होगा। और तब इन्होंने कहा कि एक नई क्रांति शुरू किया जाए, और उस क्रांति का नाम जो हो उसको
सदा हरित क्रांति रखा जाए, सदा हरित क्रांति। तो ये ध्यान रखना है, पूछ देगा कि द्वितीय हरित क्रांति का नाम रखा गया है क्या, तो सदा हरित क्रांति, अंग्रेजी में एवर ग्रीन रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ये एक नई क्रांति की बात, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर एपीजे अब्दुल कलाम आते हैं और लोगों को और सरकार को इस तरफ अवेयर करने का प्रयास करते हैं, और परिणाम स्वरूप देश में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत इस रूप में की गई, सदा हरित क्रांति के रूप। कारण क्या था कि हमने जो नकारात्मक पहलू देखा, जिसका सकारात्मक छोड़ दे नकारात्मक देखें, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने नया कॉन्सेप्ट लाया। क्या क्या कॉन्सेप्ट? कि जो भी क्रांति हो वो पूरे देश स्तर पर होना चाहिए और सभी फसलों के लिए होना चाहिए, और ऐसा क्रांति होना चाहिए कि कुछ समय नहीं, सदा सदा के लिए वो काम करता रहे। जैसे हमने कहा, शुरुआत में प्रोडक्शन इसमें बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे भूमि ही बंजर हो गई, तो वो क्रांति आगे चल करके काम नहीं कर रही है, वो नकारात्मक पहलू डाल रही है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्रांति किया जाए कि वो हमेशा के लिए रहे, कभी वो नकारात्मक पहलू ना डाले। और जब नकारात्मक पहलू से बचना है तो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि आपको जो क्रांति करना है वो बायो टेक्नोलॉजी के आधार पर करना है, जैव तकनीक के आधार पर। यह ध्यान रखना। एग्जाम में पूछता है कि सदा हरित क्रांति संबंधित है किससे, तो बायोटेक्नोलॉजी से, इसको जैव तकनीक कहा जाता है। यहां पर क्या था, रासायनिक उर्वरक की बात थी, यहां पर इसको हटा देना, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही कोई पेस्टिसाइड, ना ही कोई उर्वरक, ना ही कोई इंसेक्टिसाइड, कोई भी चीज आप केमिकल से यूज नहीं कर सकते। ये कहना था एपीजे अब्दुल कलाम के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि वही हमारे लिए दिक्कत कर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा देता है, भूमि बंजर हो जाती है, इसको खाते हैं, किडनी फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, लोग की उम्र घट रही है, बुढ़ापा तेजी से बढ़ रहा। तो परिणाम स्वरूप ये सब से बचा जाए, इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी को आधार माना जाए। और जब जैव आधारित प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक जैविक प्रोडक्ट उत्पाद को यूज करेंगे, तो कभी भी नकारात्मक पहलू नहीं मिलेगा और ये सिस्टम सदा के लिए चलता रहेगा, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और यहीं से एक नई सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई सदा हरित क्रांति के रूप में, जो पूरी तरह से बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है। जो हम लोग SDG 2030 जब सतत विकास या धारणीय विकास की बात करेंगे, तो वहां पर इन सब चीजों की चर्चा हो। तो यही था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या किया गया, क्या इंपैक्ट पड़ा, और उसके बदले अब एक नई क्रांति जो चल रही है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन लेकर आए, सब आपको बताया गया। तो इसको इतना याद रखें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको ध्यान रखना। बाकी आगे फिर हम चर्चा करेंगे, जब हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आएंगे तो सारी बातें आपको डिस्कस की जाएगी जीव विज्ञान के क्लास में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर ही पढ़ना हम लोग को, वहां पर सारा चीज बताया जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे शाम के एक क्वेश्चन आवर में, जो आज 8 सेक्शन का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का 10 का दम प्रस्तुत होगा। तो अपने दमखम के लिए तैयार रहें, पूरे जीएस से होगा, आर्ट्स का पूरा सिलेबस से कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं, एक बार बोलिए देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।